1924 जुलाई के ही महीने में बल्गेरिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने बल्गेरियंस ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बल्गेरिया में मौजूद एक इलाके में जहां आर्मी का ड्रिल हो रहा था, एक ऐसा इलाका जहां पे किसी जमाने में लोग रहा करते थे, कोल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उस जगह से कोल निकलेगा जिसके लिए उस शहर को आबाद किया गया था। लेकिन 3 साल के बाद ही लोगों ने, कंपनीज ने, यहां तक कि गवर्नमेंट ने उस जगह को रातों रात बंद कर दिया। थोड़े दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता ये चला कि कोल ना मिलने के सबब उस जगह को खाली नहीं किया गया था, बल्कि कोई और ही डार्क सीक्रेट था जो उस वक्त की हुकूमत ने भी छुपाया और वहां के करता धरता लोगों ने भी उस राज को राज ही रखा। जब एक एक्सरसाइज के लिए वहां की मकामी आर्मी को वो जगह दी गई तो 20 लोगों की बटालियन उस जगह गई। वहां की जो आर्मी थी उसकी रेगुलर एक्सरसाइज थी, ड्रिल्स थी जो वो लोग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने उस टाउन में एक बहुत बड़ा पहाड़ियों के बीच में एक होल देखा जो कि दिखने में ऐसा था कि शायद कोल को ढूंढने के चक्कर में खोदा गया हो। चंद आर्मी ऑफिसर्स के साथ उनका जो कमांडिंग हेड था वो उस गार के अंदर गया देखने के लिए आखिरकार है क्या इधर। अंदर तो चले गए, जैसे जैसे अंदर गए वैसे ही वैसे अंधेरा बढ़ता चला गया और जगह नैरो से नैरो होती चली गई। एक पॉइंट आया जब वहां की एक मुकामी औरत जिसको पागल करार दे दिया गया था, वो आउट ऑफ द ब्लू उस जगह पे पहुंची और वहां पे मौजूद जितने भी आर्मी के लोग थे उनको कहने लगी कि इस जगह से जितना जल्दी हो सके चले जाओ वरना बाहर नहीं निकल पाओगे। बात उसकी इग्नोर करते हुए फौजी अंदर गए। उस गार के अंदर कहते हैं कि 10 फौजी गए थे और लौटते वक्त सिर्फ 2 ही बाहर आ सके। जो 2 बाहर वापस आए उन्होंने बताया कि अंदर जब हम मौजूद उस जगह पे पहुंचे तो वहां पे हमें लोगों की आवाजें आना शुरू हुई। ऐसा लगा कि शायद बहुत सारे लोग अंदर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि शायद अभी भी अंडर कवर इस जगह पे काम हो रहा हो, तो वो अंदर जाते गए।
लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि उनको रियलाइज हो कि ये आवाज तो जितना हम उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं ये उतना ही दूर होती जा रही है। जितनी देर में ये बात रियलाइज हुई तो उनके जो कमांडिंग हेड थे उन्होंने कहा कि हमें वापस रिट्रीट करना चाहिए। रिट्रीट क्या करते, वो तो बेचारे उस गार से बाहर आ ही नहीं सके। जो 2 फौजी अफसरान बाहर निकले उन्होंने जब वाकया बताया कि अंदर क्या हुआ है तो साथ ही खड़ी हुई वो पागल औरत, उसकी बात पे लोगों को यकीन आना शुरू हुआ। वो कहते हैं कि हम जैसे रिट्रीट का सुना तो हम दोबारा उस रास्ते की तरफ चल पड़े जो जमीन की तरफ आ रहा था, और जैसे जैसे हम उसकी तरफ जा रहे थे हमारी आंखों के सामने वो जगह छोटी होती जा रही थी। एक पॉइंट आया कि इतनी छोटी हो गई कि सिर्फ एक फौजी के गुजरने की जगह थी। लाइन बना के हम निकल ही रहे थे कि हमारे बटालियन के हेड जो भी कर्नल XYZ मेजर जो भी थे उन्होंने अपनी फायरिंग करना शुरू कर दी। उनकी फायरिंग करते करते बाकी सारे नौजवानों ने भी अपनी फायरिंग गन्स निकाली और फायर करना शुरू किया। जब थोड़ी देर के बाद फायरिंग होल्ड हुई तो उन्होंने देखा एक ऐसी मखलूक को, एक ऐसी चीज को जो एक बहुत बड़े पत्थर में, ऐसा लग रहा था उसको देख के कि कैद हुई हुई है, लेकिन वो मूव कर रही थी। अभी ये बाकी सारे सिपाही उसी चीज को देख रहे थे कि एक सिपाही ने नोट किया कि उस गार में जिधर ये लोग खड़े हुए थे उसकी जमीन हरी होना शुरू हो गई, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपके सामने घास उगना शुरू हो जाए। लेकिन फर्क यहां यह था कि घास नहीं थी, क्या था उनको आज तक नहीं पता चला। रिट्रीट का वर्ड सुनते ही सारे फौजी दोबारा जमीन की तरफ भागना शुरू किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही फौजी बाहर निकल सके। जैसे ही वो बाहर निकले रेस्क्यू के लिए, उन्होंने आवाज लगाई तो बाकी फौजी जो खड़े हुए थे उन्होंने अपने जो उनके साथ टैंक आया हुआ था, एक्सकवेटर्स आए हुए थे, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स जो उधर मौजूद थी उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम मशीनरी मेल फंक्शन कर चुकी थी। वो मशीनरी जिसको टेस्ट करके बाकायदा लेकर आए थे, और उस वक्त भी वो पागल औरत यही कहती रही कि तुम लोग चले जाओ वरना यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। सिवाय उन 2 फौजियों के जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे कोई नहीं बच पाया। इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सवालात छोड़ गया कि जिसके जवाबात ना मिले। ऐसा क्या था उस गार के अंदर कि जिसकी वजह से पूरा शहर खाली कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ था उस गार के अंदर जो इतने हाईली क्वालिफाइड ट्रेन्ड सोल्जर्स चंद मिनट में ही गायब हो गए?
इस तरह की कई सारी और मिस्ट्रीज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, बस वक्तन फवक्तन हमें अंदाजा होता रहता है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो मैं जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी हाजिरी लगाइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए, बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएँ, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और अपने साथ हुआ वाक़या हमसे शेयर करना चाहते हैं तो 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 पे अपनी कॉल्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहें अपने वाक़यात तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल्स, अपने वाक़यात, यहाँ तक कि अगर आप लोग हमें मुल्क से बाहर सुन रहे हैं और कॉल नहीं कर सकते तो आप लोग अपनी ऑडियो नोट्स हमें भेज सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड कीजिए एंड यू कैन सेंड अस, यू कैन ईमेल अस। और ये पाकिस्तान से बाहर के लिए लोगों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी रहते हुए लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा facebook.com/minhajaliaskari एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पेज है जहाँ पे आप लोग हमारा शो लाइव सुन सकते हैं। अभी वहाँ पे शो लाइव जा रहा है, होपफुली लोगों को आवाज़ सही आ रही हो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा YouTube चैनल www.youtube.com/minhajaliaskari के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन। वो जो बेल बनी हुई आएगी उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि उससे आपको हमारी जो भी नई अपडेट होगी, अपलोड होगी, वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंचेगी। खैर, चलो जनाब बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम मत लीजिएगा। मेरा इंसिडेंट ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। ये 2014 का इंसिडेंट है जब मेरे मामू की शादी हुई। मेरी नानी का घर नॉर्थ कराची में है, नोमानिया मस्जिद की पहली गली में। हुआ कुछ यूं कि मेरी मामी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी जो हमें नहीं पता था। शादी हुई तो वो ऑलमोस्ट हर रोज अपने घर जाती थी। सब उसे नॉर्मल विजिट समझते थे बट वो एक्चुअली गलत चीजों में लगी हुई थी और वो हमारी फैमिली की डेथ के लिए ब्लैक मैजिक करवा रही थी। फिर ये हुआ कि वो प्रेग्नेंट हुई। सब बहुत खुश थे,
मेरे एग्जाम्स थे। जब मैं सुबह उठी तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि बीनिश मामी की तबीयत खराब है। आई थॉट इट वॉज अ नॉर्मल पेन, बट मुझे बहुत हैरत हुई जब मेरे फादर जब मैं वापस एग्जाम से आई, उन्होंने बताया कि तुम्हारी मामी की डेथ हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक सिर्फ एक पेट के दर्द से इंतकाल कैसे हो गया। फिर हम अपनी नानी के घर गए, वहां सब मामलात हुए जो होते हैं। अचानक मेरी खाला रोती हुई आई जोर जोर से, और उन्होंने बैकयार्ड की तरफ इशारा किया। मेरी अम्मी वहां गई तो देखा वहां खून और बहुत सारी कलेजी पड़ी हुई थी। सब लोग बहुत परेशान हुए। फिर उसे साफ कर दिया गया। आफ्टर सम डेज मैंने अपनी खाला को कहते हुए सुना कि उनके ख्वाब में मेरी मामी आती हैं। वो कह रही थी मुझे माफ कर दो। फिर सिमिलर बात मेरी एक और खाला ने बताई कि जब मेरी मामी की डेथ होने वाली थी हॉस्पिटल में और वो तड़प रही थी, तो मेरी खाला से माफी मांग रही थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरह यह हुआ कि एक रात मेरी खाला, जो अपने बेटे के साथ हमारी बिल्डिंग में ही रहती हैं, वो रात 2 बजे भागती हुई हमारे घर आई और कहा कि उन्हें मामी नजर आ रही हैं घर में, और वो एक मखसूस स्टाइल में बैठी हुई हैं। सब घबरा गए। उस दिन से हमारी फैमिली ने उनके घर रुकना शुरू कर दिया। एक रात मेरी अम्मी उठी फजर के टाइम, तो उन्होंने भी सेम यही देखा कि मामी स्लैब के ऊपर किचन में बैठी हुई हैं और कह रही हैं मुझे माफ कर दो। मेरी बहन ने भी देखा। फिर मेरे अब्बू के जानने वाले हैं, उनसे पता किया गया तो पता चला कि मेरी मामी ब्लैक मैजिक स्पेल करवाया करती थी और सब घर वालों पे कि सबकी डेथ हो जाए। और मेरी नानी बहुत पढ़ने पढ़ाने वाली हैं, फैमिली भी है, जिसकी वजह से वो स्पेल पलट गया और उनकी अपनी डेथ हो गई। आफ्टर दैट इंसिडेंट मेरी नानी की डेथ हो गई, जिसके बाद उन बाबा ने कहा कि आप लोग फौरन इस घर को खाली कर दें, क्योंकि इस पे कई लोगों ने जादू कराया है और अब वहां गंदी चीजें बस गई हैं। यहां तक कि सब घर वालों ने वहां एक बालों वाला रीछ जैसा आदमी भी देखा जो सबको तंग करता था। वो घर इंतहा से ज्यादा हैबतनाक हो गया था। फिर फाइनली जब मेरे मामू की तबीयत खराब हुई तो सब ने जल्दी जल्दी वो घर छोड़ दिया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी का वहां गए, उसके बाद जो प्रॉपर्टी वहां आई वो वहीं नहीं रह रही। जो फैमिलीज वहां आई वो वहां रह नहीं सकी और चली गई। कुछ टाइम बाद हमारे एक रिश्तेदार ये पता करने के लिए कि वो घर कितने का बिकेगा, जो उनका प्राइवेट मैटर था, प्रॉपर्टी को वहां गए और वहां से मामू के नए घर आ गए। उस दिन के बाद मामू की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब दोबारा चेक करवाया गया तो पता चला कि वो चीज इन लोगों को आज तक तलाश कर रही थी और आज फाइनली वो किसी के साथ वहां तक पहुंच गई। मैंने ये सब आंखों से देखा है मिनहाज, कि बंदिश करके कैसे सब चीजों को संभाला गया। वो घर आज भी बंद पड़ा है और हम जब भी वहां से गुजरते तो उस घर का 2nd फ्लोर नजर आता है। वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड हो गया है और हमारी फैमिली में से अब उस एरिया में कोई नहीं जाता। इसीलिए अल्लाह ने जादू करने और करवाने वाले दोनों को जहन्नुमी कहा है, और हमेशा सिर्फ दूसरे का ही नुकसान जरूरी नहीं, काला जादू करने वालों पे भी नुकसान हो जाता है। खैर जनाब,
ये थी एक अननोन जिन्होंने हमें बोला कि अब उनका नाम शामिल ना करें, और उन्होंने अपने साथ अपनी फैमिली के साथ हुआ हुआ एक वाकया जो बहुत कॉमन है हमारे माशरे में, स्पेशली हसद, नफरत, जेलसी, एनवी, किसी की खुशी को बर्बाद करना। ये हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली देखा गया है, और इस चीज पे भी प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि काला जादू पे, जिसको अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा बुरा कहा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माशरे में चंद ऐसे लोग होते हैं जो ये सब चीजों पे अमल करते हैं। खैर, बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं, पहले उनके नाम शामिल कर लेते हैं, देखते हैं फेसबुक लाइव पे कौन कौन है। फिल्जा अमीन, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। शहरियार अली, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तौसीफ, जाहिद खान, थैंक यू सो मच, आपको भी मैसेज आया हुआ है। मोहम्मद तौसीफ, हाय हाय जनाब, बिल्कुल। एंड मोहम्मद अजहर, इसके अलावा उजैर शेख, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया हुआ है। इरफान रमज़ान, कंदील फातिमा, थैंक यू सो मच। सैयदा अंबर अली, शायान, अब्दुल रज़ाक मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। फहाद हबीब, थैंक यू सो मच। पाकीज़ा अली शाह, तुबानाज, हमजा राशिद, सबा आदिल और हुज़ैफा उबैद, आप तमाम लोगों के मैसेजेस आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों के भी मैसेज मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ नाम शामिल करने लग गया तो शो का टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा। है आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 02134326675 या फिर 02134326676 पे, और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। एक ईमेल आई है मेरे पास जो कि काफी बड़ी है। आई थिंक कि उसको पार्ट्स में मैं सुना सकता हूं, लेकिन चूंकि वो बहुत एक इंटरेस्टिंग ईमेल है तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं उसको शेयर करूं आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, प्लीज डोंट शेयर माई नेम। बिल्कुल हम नहीं करते। होप यू आर फाइन। आई वॉन्ट टू शेयर मल्टीपल स्टोरीज दैट हैपेंड विद मी एंड माई फैमिली। I have stories from my childhood as well as from the recent time. पहला वाकया, मिनहाज, हम लोग PCHS ब्लॉक 2 ऑपोजिट नूरानी कबाब हाउस, पोस्ट ऑफिस, तैयबा मस्जिद के पास डॉक्टर शादाब क्लिनिक वाली गली में रहते थे। अच्छा, ये इनका रीजन बताने का ये क्योंकि मैं इस इलाके को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ 18-19 साल। तो आई एम श्योर इनको लगा होगा कि ये मुझे बताएंगे क्लियरली। तुम थैंक यू सो मच, आपने इतना क्लियरली बताया, मुझे बिल्कुल समझ में आ गई कौन सी गली है। यदि हमारे घर गली के बीच में था और यहाँ हम बहुत पुराने दादा के टाइम से रहते थे। ये हमारा बचपन का वाकया है कि जब मैं 6 या 7 क्लास में पढ़ा करता था। मेरे अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मी मुझे बचपन से ही फजर की नमाज के लिए उठाती थी और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने भेजती थी। ये बेनज़ीर के इंतकाल से पहले की बात है। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मुझे अकेले मस्जिद में जाने से डर भी लगता था। नीम के दरख्तों वाली सुनसान गलियों में फजर के टाइम बहुत अंधेरा हुआ करता था। अम्मी मुझे मस्जिद भेजने के लिए हिम्मत बढ़ाती थीं और रोज़ाना किसी न किसी तरीके से मुझे मस्जिद भेज दिया करती थीं, कभी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करके तो कभी रोध होके। हमारी गली से भी कुछ एक आध लोग कभी कभार फजर की नमाज पढ़ने जाया करते थे। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। जब कोई गली से गुजरता हुआ नजर आता, अम्मी मुझे फौरन से बोलती, देखो बेटा फलाना अंकल जा रहे हैं, जल्दी से उतर जाओ नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे। मैं वैसे रेडी हो जाता था। कोई आता, मैं फौरन उतर के उनके पीछे 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 मस्जिद तक चला जाता।
हमारे घर से 2 घर आगे एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। उन लोगों ने छत पर कुत्ता पाला हुआ था। जब भी कोई गली से गुजरता वो ऊपर से भौंकता। इस आवाज से पता चलता कि कोई ना कोई उनके घर के नीचे से गुजरा है। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि मैं सुन्नतें पढ़ रहा होता था तो वो अंकल भाई निकल जाया करते थे, जो मुझे अकेले ही हिम्मत करके जाना पड़ता था वापस घर। मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता था। अब ये होने लगा कि अम्मी कहती कि जाओ नीचे, अभी अभी फलाना अंकल गुजरे हैं, उनके पीछे पीछे चले जाओ। मैं फौरन उतरता, मगर गली में कोई नहीं होता। मैं कभी घर ऊपर वापस आ जाया करता था, नहीं तो भागकर तैयबा मस्जिद पहुंच जाया करता था। मैं अम्मी को वापस आकर अपनी नाराजगी का इजहार जरूर करता था। आपने मुझसे झूठ बोल के मुझे मस्जिद अकेले भेज दिया, मगर अम्मी कहती कि मैंने उनको खुद जाते हुए देखा है और कुत्ता भी भौंक रहा होता था। अब ऐसा होने लगा कि अम्मी कहती कि तुम खुद देख लो, अगर कोई जा रहा हो तो उनके साथ चले जाना, नहीं तो घर पर ही नमाज पढ़ लेना। अब मैं खुद देखता कि किसी का गेट खुलने की आवाज आती, मैं खिड़की से झांकता, कोई गली से गुजरता और मैं फौरन उतरकर उनके पीछे पीछे चला जाता। ये मेरा मामूल बन चुका था। अब फिर वही होने लगा। मैं खुद देखता और उतरता, मगर गली में कोई भी नहीं होता। मैं सोचता कि वो जल्दी जल्दी चले गए होंगे, तो मैं भागकर गली के कोने तक जाता, मगर ऐसा कोई भी जाता हुआ नजर नहीं आता। ना ही मस्जिद में पहुंचकर कोई अपनी गली वाला, कोई जानने वाला नजर आता। अब मुझे कुछ समझ में आना शुरू हो गया था कि कुछ अलग ही हो रहा है। मैं रोजाना आकर अम्मी को ये बात बताता, मगर अम्मी मुझसे कुछ जिक्र नहीं करती, बस हिम्मत बढ़ाती रहती। ये सवाल आज भी मेरे जहन में है कि कौन मेरी गली से गुजरता है, और जब मैं नीचे उतर कर जाता था तो कोई भी नहीं होता था। ये सिलसिला यूं ही ऑन एंड ऑफ चलता रहा जब तक हम उस घर से शिफ्ट नहीं हो गए। जिस इलाके की और जिस गली की ये बात कर रहे हैं वो मुझे, क्योंकि बचपन मेरा उस इलाके में गुजरा है, ब्लॉक 2, तो मुझे गलियां रटी हुई हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जिस गली से ये बता रहे हैं वहां से 2 मसाजिद 3 मसाजिद करीब हैं, एक्चुअली 4। एक जो रोड के दूसरी पार है तैयबा मस्जिद, जिसको इन्होंने कहा। एक है अल-फलाह मस्जिद जो थोड़ा सा आगे जाके है। एक है जो बिल्कुल ही रिसेंट टाइम्स में मस्जिद खुली है, वो इत्तेफाक से मेरी जो नाना का घर था उसके ऊपर वो मस्जिद तामीर हुई। और एक और मस्जिद है जो कि मस्जिद अकबर, वो दूसरे एंड पे। जिस क्रिश्चियन फैमिली का ये बता रहे, वो क्रिश्चियन फैमिली मैं जब रहा करता था वो उस वक्त भी वहां रहा करती थी। अगर आप लोग पीसीएच ब्लॉक 2 का इलाका जानते हैं तो वहां पे एक लिटिल फ्लावर स्कूल के नाम से एक जगह है, उसके बराबर में ही एक छोटा सा स्टोर है, बहुत छोटा सा। उसका नाम ही इतना हटके है, उसका नाम ही हटके है। सोचें, तो हटके स्टोर बड़ा मशहूर था एक ज़माने में हमारे मोहल्ले वालों की। तो वो गलियां जो थी पीसीएच की, एक अजीब बात यह है कि पीसीएच की जो प्लानिंग है उसमें एक साफ गली है जहां से गाड़ियां गुजरती हैं और एक पीछे गंदी गली है। यूजुअली वो गलियां इसलिए होती थी कि आपका ज़्यादातर जो लोगों का अपने घरों में आना जाना हो वो उस गली से हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ज़रा गंदे लोग हैं, हम कचरा फेंकते हैं वहाँ पे जाके, उसको गंदी गली बना दी हमने।
तो फिर होने ये लगा कि वहां पे क्योंकि गंदगी होती तो कोई भी नहीं जाता। तो ऐसे एक एक गली करते करते बहुत सारी पीसेस की गलियां जो जो जिनको गंदी गली कहा जाता है अब वो सुनसान हो गई, वहां कोई नहीं जाता। ऐसी बहुत सारी गलियां हैं जहां पे ऐसे ऐसे वाकयात हुए जो आप शायद इंसानी दिमाग उसको एक्सेप्ट ना करे। ये भी उसी एक गली की बात कर रहे हैं। ये तो एक वाकया था, ऐसे उनके साथ कोई 5-6 वाकयात हुए जो मैं वक्तन फवक्तन अपने शो में शामिल करता रहूंगा। खैर, अभी हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 0213432665 या 76। इस पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं तलहा सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी तलहा सिद्दीकी, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे मिनाज भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी तलहा। मिनाज भाई, ये मेरा वाकया है 2019 का 2019 दिसंबर का। अरे अभी 5-6 महीने 7 महीने पहले का। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो ये हम लोग गए थे दरअसल पाकिस्तान टूर पे। ये मतलब उस टाइम तो कोरोना वायरस वगैरह कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान तो नॉर्मल चल था। हाँ, पाकिस्तान में नहीं था लेकिन वैसे तो था। हाँ, तो हम लोग यहाँ कलाम के साइड पर थे। सही। तो वापसी हमारी हुई थी तकरीबन शाम को ही हो गई थी वापसी, क्योंकि वहाँ पे 5 बजे मगरिब हो जा रहा था उस टाइम। सही। तो हम लोग जो है बहरीन में रुके थे रात को। आप शायद बहरीन गए। तो बहरीन पे एक पुल बना हुआ है, मतलब वो सयाहों के लिए स्पेशल है। तो रात के वक्त तकरीबन ज्यादा नहीं है 10:30 बजे के टाइम, क्योंकि ऑफ सीजन था। तो मैं उस पुल के ऊपर चढ़ के, सामने एक स्टेयर बना हुआ है जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए। सही। तो मैं वहां पर गया तो वहां पे मैंने देखा कि कुछ लोग मतलब बैठे हुए बिल्कुल सुकून से बात कर रहे हैं, जैसे मतलब अपने ऊपर चादर वगैरह डालकर, हालांकि सर्दी भी थी वहां पर। सही। तो मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ औरतें हैं ना, मतलब वो घास बकरे होते हैं तो बस चारा वगैरह डाल ली थी। जब मैं वापस में मुड़ा हूँ तो मैंने इन लोग देखा कि ये बिल्कुल मतलब जहाँ 10 बंदे थे वहाँ मैंने 3 बंदों को देखा। और वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं था कि आप फौरन गायब हो जाएंगे या आपको वहाँ से एग्जिट करने का रास्ता मिल जाएगा। मैं मतलब देख कर मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैं इतना गौर नहीं किया। जब वापस गया हूँ अपने मतलब होटल में जाने के बाद अब मुझे ख्वाब आ रहे हैं कि क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों आए थे, क्यों आए हो। तो मैं और ज्यादा डिप्रेशन में था। फिर मैंने वहाँ पर बताया लोगों को कि ये ऐसे मामलात हैं, अपने दोस्तों को बताया कि यार ये मामलात हुए हैं। तो वहाँ के जो रिहायशी थे वो उनसे मैंने कहा कि यार ये मैं ऊपर गया था। तो उन्होंने कहा था कि यार तुम्हें उस टाइम वहाँ नहीं जाना चाहिए था, और खास टाइम पर इन सर्दियों में तो हम भी नहीं जाते वहाँ पर, और वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा यार मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लेट थी औरतें थी जो भैंस को वो चाट वगैरह दे, कुछ लोग बैठे हुए थे। लेकिन वहाँ पे एक टाइम में वहाँ सैलाब आया था, तो उसमें वहाँ काफी लोग जो है वो बह गए थे। तो आपने कुछ देख लिया होगा, वहाँ पे कोई भी नहीं जाते इस टाइम पर, तो सयाहों को भी जाने देते हैं। अब कुछ लोग गए होंगे, उनको ये बात पता होगा कि शायद ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर बना हुआ है, काफी बड़ी जगह है वहाँ बहरीन के अंदर। तो ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत डेंजर एक्सपीरियंस था, और मेरा ये वाकया था मेरा। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
खैर जनाब, ये हमारे फर्स्ट कॉलर थे, लेकिन इनकी आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी, मुझे भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि साफ आए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कुछ हमसे शिकायत कर रहे हैं कि हमारा शो ऑनर नहीं हो रहा। ये कैसी बात कर दी? कराची से तो मैं ऑनर हूँ। अब हो सकता है कि लाहौर में शायद ऑनर ना हुआ हो, तो हमारे इंजीनियर हजरात प्लीज़ ज़रा लाहौर को जगा दें। अक्सर लाहौर सोता रह जाता है, तो उनको जगाना पड़ता है स्पेशली। खैर, अभी थोड़ी देर में हमारा शो ऑनर हो जाएगा, और अगर फिक्र ना करें, अगर शो नहीं भी आ रहा तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑप्शन यही है कि वहाँ पे आप हमारा शो सुन सकते हैं। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। आई बिलीव ईमेल ही बेहतर रहेगा अभी। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम रूसा है, मैं कराची PIB कॉलोनी की रिहायशी हूँ। ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आज से 7 साल पहले का है, जब हमारा घर शिफ्ट हो रहा था। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में हम एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। शिफ्टिंग जो कि अर्जेंट करना थी, तो हम घर देखे बिना ही शिफ्ट हो गए। स्टेट एजेंट के साथ अब्बू ने फ्लैट बाहर से ही देखा और ओके कर दिया था। ये 4th फ्लोर पे लास्ट अपार्टमेंट था। खैर, हम घर वाले सारा सामान ले जाने के बाद अगले दिन सुबह 7 बजे उस फ्लैट में दाखिल हुए। कहने को वो एक अच्छा एरिया है, मेन रोड के सामने ऑपोजिट रोड पे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी उस एरिया में अजीब सी वहशत है। खैर, फ्लैट में दाखिल होते ही साफ नजर आ रहा था कि ये फ्लैट काफी जमानों से बंद है, क्योंकि गंदा बहुत हो रहा था, बहुत मट्टी थी। जैसे पुरानी हॉरर फिल्म में हवेली या पुराना घर दिखाया जाता है। हमने सारा सामान एक रूम में रख के सफाई करना शुरू की। एक एक करके रूम की सफाई करी। फ्लैट कुछ यूं था, एंटर होते ही लेफ्ट पे किचन और छोटी सी बालकनी और एक रूम, और राइट पे 2 रूम्स और एक बड़ी बालकनी। सारी सफाई तकरीबन हमने 2 दिन में कर ली थी। बहुत थक गए थे, सामान सेट नहीं करा था। हम सब बहन भाई एक रूम में सोने लगे। शुरू के दिन में छोटी बहन और भाई अलग नहीं सो पा रहे थे। 2 से 3 दिन काम सफाई सामान सेटिंग में गुजर गए, लेकिन मुझे फ्लैट कुछ मशकूक सा लगने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई है, अकेले नहीं हैं हम। खैर, मेरी बहनें बहुत डरती थी, इसलिए मैंने उनसे बिना कुछ कहे इग्नोर करती गई। भाई को अलग रूम दिया गया। बहनें एक रूम में सेटल हो गई, लेकिन भाई सोता हमारे रूम में ही था। उसे अकेले डर सा महसूस होता था। वो हमारे रूम में दरवाजे के करीब ही सोने लग गया। मुझे आदत है देर से सोने की। रात गए मुझे यूं लगता था कि जैसे बालकनी का गेट खुल रहा है, लेकिन मैंने ये समझा कि शायद हवा से हो रहा होगा। ये कहकर खुद को समझा लिया। फिर कुछ दिन बाद भाई ने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि वो सोता जहां है वहां उठते वक्त वहां मौजूद नहीं होता। मैंने कहा नॉर्मल सी बात है, सोते हुए कहाँ पता चलता है, लेकिन वो कहने लगा कि ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी टांगे पकड़ के घसीट के दूसरी जगह कर देता है। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन हमने उसे वहम होगा कहकर टाल दिया। अगले दिन भाई काफी सीरियस था, कह रहा था कि कुछ है कि उसे रात किसी ने कान में बहुत जोर से फूंक मारी, जिससे मेरी आंख खुल गई और मैं उठ के बैठ गया और देखा तो फिर से जगह तब्दील थी। वो उठा और हमारे बिस्तर की तरफ लेट गया। ये सुन के हम भी थोड़ा डर गए, लेकिन छोटी बहनों की वजह से ज्यादा वहां हवा नहीं बनाया। बात को अब्बू को बताया। अब्बू ने कहा नमाज कुरान पाक पढ़ो, सब ठीक होगा। हमने वही करना शुरू कर दिया। फिर भाई अपने रूम में सोने लगा, लेकिन छोटी बहन भाई के साथ उसके रूम में सोती थी। मैं फजर की नमाज पढ़ने भाई के रूम में जाती थी।
वहाँ बैल्कनी की हवा की वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई वजन मुझ पे आकर बैठ गया हो। मैं सजदे से उठ नहीं पाती थी। काफ़ी दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे लगा शायद थकावट की वजह से होगा, लेकिन सारे वहम एक रात ख़त्म हो गए। अगले दिन फजर की नमाज पढ़ के मैंने किचन में कुछ शोर सुना। सामने किचन था। देखा तो मुझसे छोटी बहन किचन की बैल्कनी में खड़ी पानी पी रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं भी हंस के दुआ मांगने लगी। जब रूम में गई तो बहन सो रही थी। मैंने उसे उठाया कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी जब उठी हुई थी, और पानी मेरे लिए भी ले आती। वो बहुत गहरी नींद में थी। आंखें बड़ी मुश्किलों से खोल कर बोली कि मैं तो उठी ही नहीं हूं। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि अभी तो उठ के पानी पी रही थी, फिर एकदम ऐसे नींद में कैसे चली गई और वो सो गई। मैं वापस किचन में गई, लेकिन वो वहां कोई नहीं था। पानी की बोतल भी वैसे ही रखी हुई थी। इस बार ये मेरा वहम नहीं था, मैंने खुद देखा। उस वक्त मुझे बहुत अजीब फील हुआ। सुबह उठते ही मैंने अब्बू से ये बात की। उन्होंने बताया कि ये फ्लैट 24 साल से बंद पड़ा है। ये सुन के हम सब चौंक गए कि इतना अरसा घर बंद रहा तो ये सब क्यों ना हो। मजबूरी थी, घर फौरन बदल नहीं सकते थे। फिर कुछ महीने में हमारे अपार्टमेंट के दूसरे लोगों से सलाम दुआ हुई तो वो भी यही पूछते थे कि सब ठीक है ना, कुछ होता तो नहीं। अक्सर दूसरे फ्लैट वालों को कुछ आवाजें आया करती थी, हरकत महसूस होती थी। इसी वजह से इसके सामने वाले फ्लैट में भी कोई शिफ्ट नहीं होता था। मतलब पता सबको था, लेकिन सब अपने से बात रखते थे। हम उस फ्लैट में तकरीबन 2 साल रहे, लेकिन जो भी था वहां उन्होंने कभी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, मगर अपने होने का एहसास बेशतर वक्त दिलाते रहे, कभी किसी घरवाले के रूप में तो कभी और तरह से। फिर हमने घर शिफ्ट कर लिया, लेकिन हमारे बाद वहां कोई नहीं आया, नहीं हमारे मालूम नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह अब जहां हैं वहां सब कुछ बेहतर है। खैर जनाब, आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये अब जो नया ज़माना आया ना, जो बच्चे ईमेल्स लिखते हैं, नए लोग जितने भी, वो पता नहीं कैसे लिखते हैं, वो आधे लफ्ज़ गायब होते हैं उसके अंदर से। जैसे मतलब अगर लिखना है, चलें आपने रोमन उर्दू में ही लिखना है, अंग्रेज़ी में लिखना है, तो MUTLUB ये होता था मतलब। अब मतलब क्या होता है? MTLB। भाई खुदा के वास्ते ज़बान का बेड़ा गर्क ना करें। वैसी उर्दू का बेड़ा गर्क हो गया है, अब उसको अंग्रेजी में लिखते हैं, उसमें भी बेड़ा गर्क कर दिया। अगली दफ़ा क्या ईमेल आएगी? बस ABCD लिखी होगी क्या? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेहतर तरीके से लिख दिया करें, पढ़ने में आसानी हो जाती है हमारे लिए। खैर, जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं फेसबुक पे, उन तमाम लोगों के लिए एक बुरी खबर है। वो है कि फेसबुक लाइव बंद हो रहा है। अब अगर आप लोगों को शो सुनना है, या तो हमारे रेडियो पे सुन ले, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhaj-ali-askari। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो फेसबुक पे सुन रहे थे। अब आप लोग से यूट्यूब पे ही मुलाकात होगी।
चलें जनाब, अभी भी शिकायत आ रही है कि लाहौर में हमारा शो नहीं जा रहा। तो भाई लाहौर वाले, कोई भी हमारा प्रोग्राम किस तरह मैं बताऊं, मैं क्या लाहौर चला जाऊं? इन लोगों की गलतियों की वजह से हम आरजेस को कभी कभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं आबिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी आबिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मिनाज भाई, मैंने एक वाकया तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने जो कारसाज रोड है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। ओहो, कारसाज के बारे में बताइए। जी, तो मैं पिछले 15 सालों से यही बिल्कुल कारसाज रोड पे ही रह रहा हूँ, मतलब उसके पास जो नेवल एरिया है वहाँ रह रहा हूँ। सही। तो मैं तकरीबन रात को भी निकला हूँ, दिन मतलब जिस टाइम को कह लो निकला हूँ, और वो स्पेसिफिक वो जो एरिया आपने बहुत दफा शो में बताया है कि वहाँ पर वो एक कुछ देखा गया है। हाँ। बहुत हमारा हर रोज ही तकरीबन आना जाना रात को 2-3 बजे होता था, लेकिन कभी कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। और हमने ट्राई भी किया एक दफा कि शायद कुछ हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मतलब इसमें कुछ रियलिटी है इसका। नहीं, ये तो मैं आपके साथ 110% आपके साथ हूँ कि ईमान नहीं है कुछ। बिल्कुल, ऑब्वियसली। लेकिन लोग कहते हैं, आई डोंट नो, अब जितने भी कारसाज में मेरे साथ दोस्त रहते हैं शायद उनके साथ कोई हुआ हो, लेकिन कभी उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे अभी बहुत सारे लोग जो है ना 2-4 महीने में ऐसे कॉलर्स आते हैं जो आके बताते हैं, सुना भी है, लेकिन मे भी कोई डिल्यूजन हो, कोई इस तरह की कोई चीज हो, क्योंकि हर चीज रियलिटी होती नहीं है। हमारा माइंड भी बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट कर देता है, हम अगर सोचने लग जाए कि ये कोई कुछ है तो लेकिन एक हमें फिर नजर आने लग जाता है। अच्छा आबिद, एक काम करेगा, वहाँ पे ना बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स बने हुए ना, आप उन रेस्टोरेंट के मालिकों के पास जाएं, जो भी उधर काम करता है, बिल्कुल, उनसे जाके पूछिए। 3-4 ही तो है, कुंदन ब्रोस्ट है वो, बिल्कुल ऑब्वियसली आप उनसे जाके पूछिए। ये बेहतर है, मैं इंशाल्लाह पता करके ना आपको इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता करता हूँ। बिल्कुल, मुझे बताइए। और इसके अलावा ये बताइए कि जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पता नहीं आपने नोट की है कि नहीं की है। आपका आप जो बता रहे हैं, अगर हम टूवर्ड्स ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, जो कि शारे फैसल का ब्रिज है, जी, तो आपकी तो कॉलोनी लेफ्ट पे बनेगी ना, वही वाली है ना ये? जी बिल्कुल वही। सही है। तो एक जमाने में, पता नहीं, अब मुझे टाइम याद नहीं, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, जब ब्रिज आप चढ़ते हैं शारे कारसाज वाला, अगर आप उससे लेफ्ट मुड़े तो एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे। फिर आप लेफ्ट जाएंगे तो पेट्रोल पंप आ जाएगा। पेट्रोल पंप के पीछे आपने कभी देखा एक मजार बना हुआ है? जी बिल्कुल, वहाँ पर मेरी अम्मी बचपन में मुझे लेकर जाया करती थी। वहाँ पर वो गर्म पानी आता था और सिचुएशन। बिल्कुल। अब वो जो मजार है वो आई थिंक आपकी ही कॉलोनी के अंदर आ गया है। बिल्कुल आ गया। तो अब उसकी क्या हालात हैं? अब वैसे तो वहाँ पर मजार के आसपास कुछ सिविलियंस रहते हैं जो मतलब पहले उनके घर थे, लेकिन मजार बिल्कुल बंद है। और वहाँ पर भी कहानियां ये मशहूर की गई है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे असरात पाए, क्योंकि मजार के साथ कब्रिस्तान भी एक है। अच्छा। तो जब हम बच्चे होते थे तो बहुत सारी ऐसी कहानियां थी कि वहाँ पर एक दोस्त था मेरे, उसने मुझे बताया था कि हम गुजर रहे थे रास्ते से, तो हमें पीछे से कोई आवाजें सुनाई दी गई। तो इसी तरह की वहाँ पर ये कहानियां मशहूर तो हैं उससे रिलेटेड। वहाँ पर कब्रिस्तान भी है। और आपके इलाके में कोई ऐसी जगह मशहूर है? सॉरी, आपके इलाके में कोई ऐसी जगह मशहूर है कोई? एक तो यही है, दूसरी एक कारसाज के अंदर एक कॉलोनी है, मतलब 2 कॉलोनीज एक साथ हैं। तो दूसरी कॉलोनी में एक बात है कि एक बिल्डिंग है जो कि थोड़ी सी मतलब के अजीब से असरात हैं उस पर, और वहाँ पर मतलब रात को जाना थोड़ा सा अजीब लगा जाता है। तो बेसिकली मैंने कहने का मतलब ये था कि ये बातें तो होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें डिल्यूजन भी होती हैं, हर चीज पे हम यकीन नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि मैं वैसे तो मतलब इन चीजों को मानता हूँ ऑब्वियसली साइंस के नजरिए से ही, लेकिन जैसे मैं आपकी शो पे बहुत सारे मैंने कॉल सुने हैं, वो सुनाते हैं कि घर में चुड़ैल थी या किसी के ऊपर चुड़ैल आ गई।
तो मैं नहीं समझता कि हर कोई ये सच बोल रहा होता है, क्योंकि हमारा माइंड, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की कुछ चीजें पढ़ रहा होता हूँ और उस पर थोड़ा रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ आजकल, मैं इसी चीजों से रिलेटेड थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो जो मुझे जानने को मिला है वो यही मिला है कि मोस्टली डिल्यूजन हमारा माइंड क्रिएट करता है, उसकी वजह से इफेक्ट ये होता है कि हम मान जाते हैं कि ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। ये बात तो है, लेकिन मतलब बहुत, क्योंकि ये जो जिस चीज की हम बात करें ना, इसमें लॉजिक्स ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा, एक मेरे गांव का वाकया था। कौन से अगर आपके पास टाइम हो तो जल्दी से बताइए, क्योंकि आपने तो वैसे ही माशाल्लाह से। जी, एक छोटा सा वाकया, बिल्कुल छोटा सा। मैं नॉर्मली जब गांव में हम बाहर सोते हैं सहन में और एक फैन लगा के और इस तरह सोते हैं, सही। तो मैं छोटा था, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, 10-11 साल का होगा। तो मुझे रात को कुछ आहटें सुनाई दी। अब वो आहटें आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी और मतलब इस तरह फील होने लगा मुझे जैसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अजीब सा। और वो पूरी रात मैं मतलब कि बाहर नहीं निकल पाया और पूरी रात में अजीब सा एक खौफ तारी रहा और मैं बाहर नहीं देख पाया कि ऐसा क्या है, क्योंकि वो अजीब सी कुछ कैफियत हुई थी। तो ये मेरे साथ गुजरा था, लेकिन मुझे लगता है कि मे भी ये डिल्यूजन ही हो, लेकिन फिर भी हुआ था तो मैंने शेयर किया आपके साथ। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मेरा नाम मौजम है। मौजम साहब, कैसे हैं आप? गुड, आप बताएं। आप किधर से कॉल कर रहे हैं मौजम? मैं गुलिस्तान में जॉब ब्लॉक। ओहो, चलो जनाब, बगैर स्कैन किए ही देखते हैं कि कॉलर कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं मौजम बात कर रहा हूँ कराची से। आप भी मौजम बात कर रहे हैं? जी। पहले वाले भी मौजम थे, आप भी मौजम हैं? नहीं, मैं तो अलग हूँ, सैयद मौजम अली काजी। अच्छा, चले मौजम, क्या करते हैं आप? यहाँ जो मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, 10th क्लास में। अच्छा, जो ये पीछे साहब है कौन है? वालिद साहब हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, कौन है? भाई हैं, गेम खेल रहे हो। भाई से बोले थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहे हैं, गेम खेलते हुए तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे वो, ऑन चल जाएगी बातें। थोड़ा सा आहिस्ता बोले। हाँ भैया, थैंक यू। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ जो आप हमसे शेयर करना चाह रहे हैं? ये मिनाज भाई, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे पापा के जो नाना और मामू है ना, उनके साथ एक वाक़या पेश आया था। अच्छा, तकरीबन 1985 के उस करीब। 1985 में? जी, मेरे पापा मुझे बताते हैं कि वो जो मेरे नाना और मेरे अब्बू और मेरे बाबा और उनकी फैमिली का घर ना थोड़ा आस पास था। सही। ये था नाजमाबाद के पीछे गुज्जर नाला है ना, उसके करीब। जी, तो वो एक दफा क्या हुआ, उनके नाना और मामू ना कमरे में सो रहे थे, दोनों एक अकेले घर में रहते थे। 1-2 कमरे थे, झोपड़ियां होती थी उस वक्त तो गुज्जर नाले के करीब, तो उसमें रहते थे वो लोग। तो
उसके अंदर फिर एक दफा ये हुआ कि वो लोग रात को सो रहे थे, तो मामू को किसी ने ना एक थप्पड़ मारा जोर से। तो मामू उठे, मामा ने बोला नाना आपने मुझे थप्पड़ मारा। तो नाना ने मना कर दिया कि नहीं भाई क्या हो गया, तुम्हें ऐसी बहन वगैरह हुआ होगा। चले फिर वो ऐसी बात हुई, फिर वो दोबारा सो गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर मामू को मेरे एक और थप्पड़ पड़ा। फिर वो दोबारा उठे, फिर उन्होंने बोला नाना कोई मसला है, ये वो ऐसी बात ही हो रही थी। तो मेरे बाबा बताते हैं कि नाना ने उस वक्त देखा कि कोने में कोई यानी कोई हल्का सा व्हाइट कलर का कुछ कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने उनके बाल बिल्कुल आगे आए हुए थे और यानी कि वो उनको उस वक्त लगा कि कोई बैठा हुआ है। तो यही नाना ने देख के उस तरफ मुड़े और मेरे मामू को खून की उल्टी हो गई। मेरे मामू अब मेरे नाना और मामू उसी वक्त घर से बाहर निकले और हमारे इस तरफ आए, घर पे मेरे बाबा के घर की तरफ आए। तो उन्होंने सब किस्सा वगैरह बताया, फौरन उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उनको थोड़ी तबीयत वगैरह नॉर्मल हुई, तो फिर उनको टेस्ट करवाए। तो उस वक्त कुछ इतने टेस्ट ज्यादा सही होते भी नहीं थे। तो उनको फिर उस वक्त जुबली एक इलाका है बुल्टन मार्केट की तरफ, वहां पे एक मौलाना साहब होते थे, वो पानी पे कुछ पढ़ के देते थे उनको। तो वहां से उनके लिए पानी पढ़वा के लेके जाते थे हम लोग, वो भी पीते थे। फिर उन्होंने ना थोड़ा सा समंदर का पानी मंगवाया, वो समंदर का पानी पे कुछ पढ़ के देते थे भगवाने में बड़े से। तो वो भगवाने से पूरे घर के चारों तरफ कोनों में पानी डालना होता था मेरे बाबा को। मेरे बाबा वो डाल के आते थे। बाबा बोलते थे कुछ महसूस होता है उधर ऐसे। बाबा के साथ भी उधर कुछ हुआ था जब बाबा पानी डालने गए थे, जैसे कोई उनको आवाज देके गया एकदम से, इधर कोई खटपट हो गई, सामान हिला। बाकी उसके बाद फिर उन्होंने वो झोपड़ी थी उस वक्त, वो किसी कवाल को बेच दी थी। फिर अभी हम लोग यानी अभी मेरे बाबा बताते हैं कि अभी उस घर में कोई भी नहीं रहता, वो ऐसी खाली पड़ा हुआ है। और वो दीवार वगैरह बन गई है, लेकिन बस ऐसी है उसकी झोपड़ियाँ वगैरह। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिराज भाई। जी मिराज भाई, मैं आपसे बोल रहा था, वो आप ये वो YouTube चैनल पे पिछली दफा आपने वो पुरानी एपिसोड लगाई थी। हाँ ये मैं बताता हूँ अभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा भाई, बात ये है कि लास्ट फ्राइडे को हमने एक एपिसोड अपलोड की YouTube पे, जो कि YouTube स्पेशल थी। हम शो नहीं कर पाए रेडियो पे, तो मैंने फिर भी अपना एक समझा कि एपिसोड डाल देते हैं। तो वो एक पुराने सीज़न 2 के, सीज़न 1 के, सीज़न 3 के जितने भी अच्छे अच्छे कॉलर्स थे, अच्छे अच्छे वाक़यात थे, उसका मैंने एक कंपाइलेशन बनाया और मैंने अपलोड कर दिया। अनफॉर्चुनेटली लोगों से मुझे बस ये एक गिला है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन जो होती है यूट्यूब की वीडियो की, उस पर लिखा हुआ है, अभी भी आप जाके देखें कि कंपाइलेशन लिखा हुआ था, ये भी नहीं कि छुपाया हुआ हो। लेकिन जो माशाल्लाह से हमारे लोग हैं वो काफ़ी जज्बाती कौम है ना, तो उनको वो शायद समझ ही नहीं आई बात। उनको लगा कि लो पुराना शो डाल दिया। क्योंकि अच्छी बात है कि लोग इतने गौर से सुनते कि उनको याद है, लेकिन वो एक कंपाइलेशन थी। और मैं वक्तन फवक्तन ऐसा करता रहूँगा कि पुराने कॉल्स, पुरानी ईमेल्स, पुराने शोज़ को भी कंपाइल करके डालता रहूँगा। तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो बुरी बात है, सिंपल सी ये बात थी। खैर जनाब, एक ऑडियो कॉल हमारे पास आई है, ऑडियो नोट किन साहब ने भेजी है मुझे नहीं मालूम। बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अभी आई है ईमेल मेरे पास, तो मैं अभी डायरेक्ट ही चला रहा हूँ। तो अल्लाह ही रहम करे, क्या होगा इसमें, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो उसके लिए पहले से माजरत। लेकिन ये ऑडियो नोट है, इसको गौर से सुनिए, देखते हैं कि क्या वाक़या हमसे शेयर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। मेरा नाम अज़हर है और मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ। और ये वाक़या जो है उधर का ही है। और एक्चुअली वाक़या स्टार्ट होता है यहाँ से 4 साल पहले, 2016 से। और वो टाइम ऐसा था जब मैं हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता था, इतना ज़्यादा देखता था कि मैं कुछ नहीं देखता था, मैं कुछ भी नहीं देखता था सिवाय हॉरर मूवीज़ के, मैं कुछ भी नहीं करता था सिवाय हॉरर मूवीज़ के। तो
हुआ ये कि मैंने मतलब मैं इन शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको कि मैं अपने आप को चैलेंज करता था कि मुझे अगर डर भी लगता था तो मैं अपने आप को चैलेंज करता था कि मैं देख सकता हूँ। तो मैं रूम अपना दरवाज़ा बंद करके रूम में लाइट्स ऑफ करके अकेले में हॉरर मूवीज़ देखता था। और मैं उनका नाम तो खैर लेना नहीं चाहता, लेकिन फ़िलहाल 2016 में ट्रेंडिंग मूवीज़ जो थी वो आपको शायद अंदाज़ा न हो। खैर, तो मैं उस टाइप की मूवीज़ ही देखता था, हॉरर। सही है। तो होता यह है कि 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, ठीक है। तो मैं अपना चीज़ें कुछ फील करता हूँ, एक अजीब सी चीज़ें फील करता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हॉरर मूवीज़ देखता है उसके साथ ऐसा ही होता होगा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सही है। तो होता ये है कि कुछ टाइम गुजर जाता है, वही 1 साल 2 साल, ठीक है। तो मैं खुद फील करता हूँ कि लाइक मुझे लगता है कि मेरे साथ मतलब मैं अकेला कहीं जा रहा हूँ या कहीं बैठा हूँ अपने रूम में, कुछ और काम कर रहा हूँ, कुछ गेम्स खेल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। सही है। अगर मूवीज़ नहीं देख रहा तब, ठीक है, ज़्यादातर तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अलावा भी रूम में कोई है, ठीक है। अच्छा, अब उस घर में हम लोग 15 साल से रह रहे थे, ठीक है। और 15 साल मतलब 4 साल 11 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है, कुछ फील नहीं होता था, ठीक है। तो उन्हीं दिनों मुझे फील होना स्टार्ट हुआ कि मेरे रूम में कोई है, कोई पास कर रहा है, कोई थ्रो कर रहा है। सही है। तो कोई मेरे आसपास है, कोई कुछ फील होता था मुझे लाइक हाँ, मैं अक्सर पीसी यूज़ कर रहा होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आई साइड होता है ना, आप सामने दिख रहे होते लेकिन फिर भी आपका साइड का हल्का फुल्का कुछ विजन दिख रहा होता है। तो ऐसा फील होता था कि वहाँ से कोई वाइट कलर का शेडो गुजरा है, ठीक है, या कभी कभी ब्लैक कलर का शेडो गुजरा है, एक बहुत ही स्पीड मतलब स्पीड ऑफ लाइट की तरह वो गुजरा है। और जैसे ही मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे लगना ही छोड़ दिया था। मैं डर इतनी मूवीज़ देखी थी कि मेरा डर निकल गया था। तो मैं नॉर्मली उठ के जाके चेक भी करता रहा रूम के अंदर, किचन चला गया, कुछ कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, वापस आ गया। मैंने कहा मेरा वहम होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक्चुअली अपने एक दोस्त के घर से आ रहा था, ठीक है। अच्छा, दोस्त के घर से आ रहा था, सही है, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्त के घर के अंदर एक्चुअली हुआ ये था, डिस्कशन चल रही थी इसके ऊपर ही। अब हमारी जो अवाम है उनके पास जब कुछ बात करने का टॉपिक नहीं होता तो ये टॉपिक निकलता है, सही है। तो हम लगे हुए थे इस टॉपिक की बात करने। तो मैंने अपना भी ओपिनियन दिया जो बहुत गलत था, मैं मानता हूँ, और मैं अभी भी रिग्रेट हूँ इसको लेके। तो मैंने बहुत मजाक उड़ाया, मैंने बहुत मजाक उड़ाया, मैं आपको बता नहीं सकता अल्फाज, ठीक है। और मैंने एक उनकी नस्ल, एक चीज़ को मैंने बहुत बैठ के बहुत फरागत दिखाई अपने दिमाग की, और मैंने बहुत बैठ के इंसल्ट किया मैंने उनको ना, कि नहीं होता, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, इतने टाइम से देख रहा हूँ, अकेले रूम में बैठा होता हूँ, कोई कुछ नहीं होता, फालतू की बात है ये वो। अच्छा, तो सब दोस्त सुन रहे। अब उनको कुछ बातें वो मुझे समझा भी रहे, मैं नहीं सुन रहा उनकी बातों को, और उल्टा करके मैं उनको पास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सारी बातें हो गई, ठीक है, रात हो गई, काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद घर जाने का हुआ, मैंने कहा चलो भाई टाइम हो गया, कुछ आई थिंक 12 बज रहे थे या शायद 1 बज रहा था, ठीक है। घर जाने का हुआ, और मुझे वापसी पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आता था। तो मैं रुका इधर कॉन्टिनेंटल बेकरी में, ठीक है, ब्लॉक 15 कॉन्टिनेंटल बेकरी, आपने सुना होगा उसको, बहुत फेमस है। तो मैंने वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, जो अपनी नॉर्मल चीज़ें होती हैं मैंने ली, और मैं वापस निकल गया। अब वापस मुझे आना है, मैं आपको बताता हूँ। एक रोड है जो जौहर चौरंगी की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक रोड है आपका जो जहाँ पे शादी के हॉल वगैरह हैं, जो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सीधे जाते हुए शादी के हॉल हैं, और आगे जाते हो तो आपका ये मुनव्वर चौरंगी, कामरान चौरंगी वगैरह आ जाते हैं। मुझे उस रोड पे जाना है और वहाँ से टर्न लेकर अपने घर की तरफ निकलना है, ठीक है। तो मैं बैंक्वेट का नाम नहीं लूँगा जहाँ पर मेरा घर है, क्योंकि मेरी इसलिए, खैर। तो अब वहाँ से मतलब कॉन्टिनेंटल से मेरा रास्ता होगा आई थिंक 10 मिनट का, पैदल अगर मैं जाऊँ, क्योंकि मैं पैदल ही था। तो मैं वहाँ से पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। और होता ही है कि अच्छा, जौहर में जो है ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जौहर के अंदर रात के टाइम पे साउंड की बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। मतलब उसमें आपकी आवाज़ ना, आपकी नहीं किसी और की आवाज़ गूंजती बहुत है। मतलब कुछ भी हो ना, कोई भी कुछ बात कर रहा है, कोई दूर खड़ा हुआ बात कर रहा है, आपको करीब तक आवाज़ आएगी रात को। ऐसा क्यों होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आता। खैर,
तो हुआ ये कि मैं गुजर रहा हूँ, आगे निकल गया, कॉन्टिनेंटल क्रॉस कर ली, थोड़ी सी एक स्कूल आता है वहाँ पे, स्कूल का नाम भी मैं सॉरी ले नहीं सकता, खैर मैंने उसको भी क्रॉस कर लिया। तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, 3-4 छोटे से बच्चे खेलते हुए गए ना, और मतलब चहलते पहलते उनकी आवाज़ आई और वो भागे मेरे पीछे से ना। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। अच्छा, मैंने कहा यार इधर आसपास घर हैं और आवाज़ ही इलाका ही पहाड़ी है, तो आवाज़ गूंज रही होगी। मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमेशा से मैं इग्नोर ही करता था। अच्छा, तो थोड़ा और आगे गया, फिर मैंने नोट नहीं किया, मैंने देखा कि एक काफ़ी दूर थोड़ा सा मतलब ये मतलब अगर मैं पैदल वॉक कर रहा हूँ तो मे बी तो मैं कहाँ था जी, तो मैंने देखा कि 3 से 4 मिनट का फासला होगा अगर मैं पैदल वॉक करूँ तो। वहाँ पर एक मुझे इंसान चलता हुआ आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है, काफ़ी दूर था वो, और मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है, मैं ग्लासेस लगाता हूँ। तो मैंने देखा होगा कि नॉर्मल मेरी तरह कोई भी निकला होगा और वो घर जा रहा होगा या कहीं जा रहा होगा, खैर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, वो आदमी जो है ना चलता हुआ आ रहा है, मैं आगे बढ़ा हूँ, मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। बहुत देर तक वो आगे ही बढ़ता रहा और मैं तकरीबन उस तक पहुँच गया, ठीक है। और जब मैंने नोट किया तो वो एक्चुअली आदमी नहीं था, वो था एक मतलब औरत नुमा कोई चीज़ थी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नन मूवी है, नन मूवी की तरह। अब मैं आपको इस तरह एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ क्योंकि मैंने मूवीज़ बहुत देखी हैं, तो मैं खैर तो नन की तरह उसने एक गेटअप किया हुआ था और वो कोई औरत थी, ठीक है। और वो मेरी तरफ चल के आ रही है, बहुत देर से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, मैं पहुँच गया उस तक, मतलब यहाँ से आई थिंक 15 सेकंड का मेरा डिस्टेंस होगा कि मैं उस तक उसके मुंह के पास आके खड़ा हो जाऊँ, सही है। लेकिन वो बंदी वहीं से खड़ी हुई है और वहीं से चलती हुई आ रही है। खैर अच्छा, तो उस टाइम भी मैं आपको कहा ना कि मैं उस टाइम कहा मैं थोड़ा बेवकूफ़ सा था, मैंने कहा होगा कोई भी, मुझे डर नहीं लगा, ठीक है। अब मैंने थोड़ा और आगे गया, बहुत करीब आ गया, मतलब इतना करीब आ गया कि फेस टू फेस हम एक दूसरे को देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने कहा ठीक है भाई, मैं मुड़ के अपने गली में चले जाता हूँ अपने घर की तरफ, ठीक है। वहीं पे टर्न था मेरा, तो मैं वहाँ पे टर्न करने से पहले मेरी आंखें, मतलब आप नीचे झुक के चलो या ऊपर झुक के चलो, आप जब भी आंखें घुमाते हो तो आपको कहीं ना कहीं नज़रें आपकी चली जाती हैं। तो वैसी नज़रें होते होते मेरे उस पर पाँव से होके गुजरी थी और मैंने वहाँ देखा था उसके पाँव जो थे वो थोड़े अजीब से थे, ठीक है। तो अच्छा, उस टाइम मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कोई चीज़ देख ली हो ये वो ना, मेरा उस टाइम मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, मैं ये सोच ही नहीं रहा था, मैं कुछ और ही सोच रहा था कि यार लेट हो गया बहुत, चला जाता हूँ घर पे। अच्छा, अब मैं थोड़ा चला आ गया, थोड़ा मतलब लाइक 3 से 4 सेकंड में चला आ गया, एकदम से मेरे जहन में है कि मैंने किसी के पाँव देखे और वो उसके पाँव सीधे नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पाँव उल्टे थे, ठीक है, लेकिन सीधे भी नहीं थे, एक तरीके से वो रोटेट हुए थे, मैं मुझे नहीं पता वो किस तरह रोटेट हुए थे। खैर, तो उसके पाँव फिलहाल सीधे नहीं थे। मैंने ऐसे ही, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि रूम में भी कुछ होता तो मैं फ़ौरन उठ के चला जाता हूँ, देखता हूँ, मैंने ऐसे ही मुड़ के देख लिया पीछे, ठीक है। तो वो जो चीज़ थी वो मेरे मुंह के पास थी, इतनी कि मैं अगर सांस लूं तो उसके मुंह पे टच हो और वो सांस ले तो मेरे मुंह पे टच हो, इतनी वो करीब थी। और मैंने सिर्फ उसका यही सीन देखा कि वो गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से, जैसे कि कोई किसी औरत का, मैंने किसी बच्चे को मारा हो और वो जो है उनकी औरत माँ जो है वो आके मुझे गुस्से से देखी, तो उस तरह से मुझे वो देख रही थी, देखे जा रही है कंटिन्यूसली मुझे देखे जा रही है। और उस टाइम मैं वाकई में पहली बार डरा था, पहली बार लाइफ में डरा था इन चीज़ों से, वैसे तो डरते रहता है इंसान। खैर, तो मैं खड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और वो औरत मेरे सामने से एक शीशा पीते हैं, ठीक है, शीशा पीते हैं तो उसका स्मोक आप निकालते हैं इतना सारा और फिर वो एकदम तो गायब हो जाता है, वैसे ही वो औरत स्मोक बन के गायब हो गई मेरे सामने से। और मैं जो हूँ वहीं खड़ा रहा मैं ना, और मेरे हाथ में जो चीज़ें थी वो गिर गई थी या जो भी थी, मुझे उस टाइम होश नहीं था कि वो मैं क्या वो मेरे साथ थे। और मैं वहाँ से फिर किस तरीके से मुझे होश आया, फिर मैं वहाँ से जब मैं भागा भी नहीं हूँ, सॉरी, मैं चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा कि मैं भाग रहा हूँ, मेरे पाँव बहुत भारी हो गए थे, ठीक है, मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था। खैर, तो मैं चलते बहुत होते मैं घर पर आया हूँ, ठीक है। और बच्चों की तरह मैं अम्मी से गले लग के रोया हूँ और मैंने उनको सब बताया कि ये हुआ है वो हुआ है। खैर, तो अब नेक्स्ट डे मैं सोकर उठा हूँ और मुझे बहुत तेज़ बुखार था। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो तो अगर आप इसका रिप्लाई देना चाहें
कि बुखार होता क्यों है, मुझे ये भी नहीं पता कि बुखार क्यों होता है। हर कोई कहता है कि मैंने देखा था, मैंने उसको देखा तो मुझे बुखार हो गया, मैंने भी देखा तो मुझे बुखार हो गया, लेकिन बुखार होता क्यों है, हमारा टेम्परेचर इतना गर्म क्यों हो जाता है, मैंने ये पूछना था। खैर, तो ये मेरा वाक़या था और मैंने बहुत ही मुश्किलों से शोर से बचने के लिए मैं अपनी गाड़ी को लॉक करके मैं आपको ऑडियो भेज रहा हूँ। तो आई होप आपको मेरा वाक़या जो है समझ में आया होगा। और मैं जानता हूँ मैंने बहुत बेवकूफ़ वाली हरकत की थी पहले, और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। और आने वाली नस्ल के लिए और आजकल के लोगों के लिए, जो आजकल कूल बनने के लिए लोग जो हरकतें कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं, नहीं उड़ाना चाहिए। ये वाकई में सच होती है चीज़ें, और अगर ये बदला लेने पे आती हैं तो आपकी ही बात है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते वो बदला लेने पे आएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे अपना सर्वाइव करेंगे। खैर, तो ये मेरा वाक़या था, ठीक है, आपसे शेयर करने का। इंशाल्लाह अगली बार दोबारा मौका मिला तो आपको और अपने वाक़यात बताऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। खैर जनाब, ये एक हमारे कॉलर थे जिन्होंने कॉलर तो नहीं, सॉरी, एक ऑडियो नोट हमें भेजा गया। आई एम सॉरी, आपका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ईमेल हमें भेजी, ऑडियो नोट भेजी है जनाब। बढ़ते हैं कुछ ईमेल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम मिसेस अली है और मेरा ताल्लुक कराची से है। ये वाक़या जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल सच्चा है। गुलिस्तान जौहर के एक अपार्टमेंट राबिया सिटी का है। हम वहाँ पर रहा करते थे 2009 में। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी और हम अपने दादा के घर जॉइंट फैमिली में रहते थे। उस अपार्टमेंट के सबसे अलग बात यह थी कि वहाँ की गैलरी बैक साइड की तरफ थी और काफ़ी अंधेरी रहती थी, क्योंकि हम ज़्यादा वहाँ जाया नहीं करते थे। इसी की वजह से ये थी कि गैलरी से खाली थी। गैलरी से भी सिर्फ सामने अपार्टमेंट ही नजर आते थे। खैर, हमारे किचन की भी एक विंडो गैलरी में ही निकलती थी। दिन में तो नहीं, पर रात को किचन में लेट नाइट आते तो उस गैलरी को देख के अलग ही खौफ आता, क्योंकि गैलरी बिल्कुल अंधेरा हुआ करती थी और वहाँ से अजीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ करता था। वहम समझकर जल्दी जल्दी से हम वहाँ से आ जाया करते थे, क्योंकि आगे भी इतनी नहीं थी, पर क्योंकि एज भी इतनी नहीं थी, पर वालदा लोग भी अक्सर ये बोला करती थी कि रात को बड़ा डर लगता है वहाँ, क्योंकि रोज़ाना ही वहाँ कुत्ते भौंका करते थे। एयरपोर्ट के एरिया की वजह से बैक साइड मुकम्मल वीरान थी और अब भी है, तो कुत्ते तो हमेशा ही भौंकते थे और इतने खौफनाक तरीके से भौंकते थे कि उस जगह को और डरावना कर दिया करते थे। खैर, एक दिन हम 3 कज़न्स अपने रूम में लेटी हुई थीं। हम कज़न्स एक ही एज की थीं। खैर, हम अपने रूम में शरारतें कर रही थीं कि अचानक हमारी मस्तियों के दरमियान ही हमने देखा कि हमारे रूम में जो सोफ़ा रखा था उस पर एक छोटा बच्चा नमूदार हुआ, जिसका कद बहुत ही छोटा था, बाल छोटे छोटे और खड़ी खड़ी आंखें हद से ज़्यादा बड़ी, और एकदम से उसने हम पर जंप लगाई। हम ये देखते ही चीखते हुए बाहर भागे। जब हमारी चीख सुन के हमारे घर वाले आए तो वहाँ कोई नहीं था, ना किसी ने हमारी बात पर यकीन किया, क्योंकि हम तीनों कज़न साथ ही मस्तियाँ मजाक कर रहे थे। इसलिए घर वालों ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज भी हम उस वाक़े को सोचते हैं तो डर लगता है, क्योंकि वो मजाक नहीं था, हकीकत थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अली। आपकी ईमेल सिर्फ और सिर्फ मिसेस अली, इसलिए आपको एक रिक्वेस्ट है कि स्पैम करने से मैं ईमेल्स नहीं पढ़ता। अगर आप एक ही ईमेल 50,000 दफ़ा मुझे भेजेंगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ये मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम। आपने कोई मुझे 100 ईमेलें की हैं, अभी एक ही ईमेल बार बार सेंड की है। एक ईमेल करेंगे वो भी मुझे मिल जाएगी, 100 भी करेंगी उससे क्या होगा। खैर,
बढ़ते नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, आई डोंट वांट यू टू मेंशन माय नेम। चलें, मेरा बेसिकली ताल्लुक गिलगित से है। 2009 में मेरी नानी के भाई की डेथ पर होने वाला वाक़या हमारी पूरी फैमिली में सर्कुलेट कर रहा था। पहले मैं आपको पाशु बिदान के बारे में बता दूं। ये लोग बेसिकली एक ऐसी तरह के लोग होते हैं जिन्हें गिलगित में सब सेवियर मानते हैं। इनके मुताबिक चुड़ैलें जब इंसानों की रूहों के पीछे पड़ जाती हैं तो वो उनसे बात करते हैं और किसी दूसरी चीज या जानवर की कुर्बानी के बदले उस रूह को वापस लेते हैं। और जब ऐसा कोई वाकया होता है तो इनकी हालत चेंज हो जाती है और उनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, जो वहां पर बहुत से लोगों ने देखा है। और ये भी कि चुड़ैलें आम इंसानों सी ही होती हैं जो किसी वजह से चुड़ैल बन जाती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, बट ये वाकया मेरी फैमिली का है जो बहुत सर्कुलेट किया था। उस टाइम 2009 की बात है। मेरी नानी के भाई की डेथ हो गई थी तो वो उनको दफनाने कब्रिस्तान ले जा रहे थे। वहां के रास्ते जैसे कि सब जानते हैं कैसे होते हैं, ग्रेवयार्ड भी टाउन से काफी ऊपर की साइड है। तो उस गाड़ी में मेरी नानी के बहनोई जो कि पाशु हैं, पशो, उनकी अचानक हालत चेंज हो गई और उन्होंने उस अजीब से टेस्टी में चलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोला और तेज स्पीड में किसी चीज के पीछे चले गए। इस चीज को अपनी आंखों से मेरी फैमिली के बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा और ये बात मेरी पूरी फैमिली में फैल गई। जब वो वापस आए और लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी रूह को लेकर जा रहे थे और मैं उनका पीछा किया और फिर मेरी नानी के बहनोई ने कहा कि किसी बछड़े का सदका दो ताकि उनकी रूह को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मगर मुझे इस चीज पर अभी तक बिलीव नहीं, क्योंकि शायद मैं ऐसा अपनी आंखों से नहीं देखा। अगर गिलगित से मेरी ये मेल सुन रहे हो तो वो उसको ज्यादा बेहतर जानता होगा और ये बता सकता है कि ये पशु और बितन और चुड़ैले से इनका कोई लिंक एक्चुअली में होता है या सब एक ड्रामेटिक सोसाइटी का हिस्सा है। ओके, ये तो मेरे लिए भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन थी। मुझे नहीं पता ये स्पेलिंग क्या है, जो वर्ड क्या है। पशु है PASHO और BITAN, बिटान, बिटन, जो भी है। लेकिन आपने ये हमें एक बहुत बहुत शुक्रिया, एक इंटरेस्टिंग आपने मुझे चीज़ भेजी है। मेमार प्लाजा, गुलशन इकबाल, कराची। Memar Plaza B1 is also haunted. Many people had seen the children are playing at late night and they have strange voices. अच्छा, ये पता नहीं, नो। सना जो हमारी बेगम साहब हैं वो एक ज़माने में शादी से पहले, बिल्कुल शादी से पहले मेमार में रहा करती थी। तो फिर शादी हुई हमारी, तो वो कुछ अरसे वहाँ पे रहीं, उनके वालिदैन रहे। तो उनके वालिद साहब बताते हैं कि एक दिन शब कदर का टाइम था। तो कह रहे हैं कि मैं रात को सुबह की जागा 3-4 बजे के टाइम इबादत करने के लिए। क्या मैंने नमाज पढ़ी और बैल्कनी में ही पढ़ी। जो लोग मेमार जानते हैं, गुलशन में उसकी बैल्कनीज और बड़ा अच्छा एक अपार्टमेंट एरिया है। तो कह रहे हैं मैं वो, और रहते भी 4th फ्लोर पे, तो हवा और तेज थी। तो कहते हैं कि मैंने देखा कि हमारे ही अपार्टमेंट के नीचे जो गार्डन बना हुआ है, कॉमन एरिया, वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स वॉक करता हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ सामने, दुआ मांग रहे थे, दुआ मांगते मांगते देखने लगे नीचे गार्डन की तरफ। तो कहते हैं वो शख्स मेरी आंखों के सामने से एक अपार्टमेंट से निकला और अब वो उसने चलना शुरू किया। बीच में गार्डन आया, वो गार्डन भी क्रॉस किया
फिर उस गार्डन का दूसरा एंड उसको क्रॉस किया और फिर सामने वाले एक अपार्टमेंट की दीवार के अंदर जाके चला गया। तो मैंने कहा ये तो हाँ हो सकता है, कॉमन है, एक अपार्टमेंट से निकला दूसरे अपार्टमेंट में चले गए, हो सकता है इबादत करने का। कह रहे नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब वो गार्डन से गुजरा तो वो गार्डन में एक दीवार बनी हुई थी, बाउंड्रीज बनी हुई थी। दीवार से मुराद जो घास की बड़ी बड़ी घास पौधे नहीं लगा देते जो बाउंड्री बन जाती है जिससे, तो कहते वो बाउंड्री बनी हुई थी, वो बाउंड्री से आर पार हो गया। ये भी नहीं कि वो उछल के गया हो या साइड चेंज करके गया हो, कुछ नहीं, वो सीधा थ्रू हो गया उसके। मैंने कहा अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। खैर इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जिन जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं ये पुराने पुराने इलाके हैं। अभी जैसे गिलगित की हमसे बात की किसी ने, अब ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी नई बात थी। होपफुली कोई गिलगित इस जगह का हमारा कोई शख्स हमारा प्रोग्राम सुन रहा हो तो हमें प्लीज़ प्लीज़ ईमेल करके बताए कि आया ये बात दुरुस्त है या नहीं। खैर, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम आमिर है। लास्ट वीक मेरे भांजे फहद सिद्दीकी ने आपके प्रोग्राम का जिक्र किया था। मैंने बहुत ट्राई की कॉल करने की, बट अनफॉर्चुनेटली कॉल मिल नहीं पाई। मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक वाकया है, ये मेरे अपने साथ हुआ। हम लोग हैदरी मार्केट के पास नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच में रहते थे। हमारे घर में टेबल टेनिस इंडोर गेम थी जो हम लोग खेला करते थे। मेरी आदत थी कि क्योंकि टेबल टेनिस ऊपर से देखने में मज़ा आता है तो मैं अपनी छत पर बैठकर नीचे सहन में देखा करता था। वहाँ से व्यू भी अच्छा आता था और हवा भी होती थी। एक दिन मैं ऐसे ही नीचे टेबल टेनिस देख रहा था अपनी छत से और तकरीबन मगरिब का वक्त हो चुका था। तभी अचानक पता नहीं कब मेरे भाई और कज़न खेल ख़त्म करके चले गए। मैं किसी सोच में गुम था तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। मगरिब स्टार्ट ही होने वाली थी तो मैंने सोचा चलो अब वापस नीचे चलते हैं। उठते वक्त मेरी नज़र पीछे वाले घर की छत पर पड़ी। वहाँ काफ़ी कपड़े लटके हुए थे। वहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई खातून दुल्हन की तरह घूंघट निकाल कर खड़ी हैं। उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। मैंने सोचा ये तो कपड़े ही होंगे शायद, मगर थोड़ी देर के बाद मुझे खौफ सा महसूस हुआ तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आप यकीन करें मिनहाज, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हिलना शुरू हो गई। मैं तो वहाँ से तेजी के साथ नीचे भाग के आ गया। सबसे जिक्र किया, सब कहने लगे तुम्हारा वहम होगा, ये कपड़े हवा में हिल रहे होंगे। खैर बात आई गई हो गई। उसके कुछ अरसे के बाद मेरी बहन मगरिब के बाद वहां नीचे सहन से गुजर के किचन में जा रही थी चाय वगैरह बनाने के लिए। तब उनकी नज़र उसी जगह पे बेख्तियारी से पड़ी तो चिल्लाकर वहां से भाग कर रोती हुई हमारी तरफ आ गई। जब हम सब ने पूछा तो कहने लगी कि वहां कोई ऐसा हेवला खड़ा हुआ था जैसे ममीज नहीं होती, जिसके डॉक्टर वाले पट्टियां लपेट दें सर से लेके आधे धड़ तक, चेहरा भी ढका हुआ और वो पट्टियां ब्लैक और वाइट थी। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वहां जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है। चला खैर जनाब, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में अभी थोड़ा सा टाइम है। हम टेलीफोन कॉल्स ले सकते हैं 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं।
चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, इरफान बात कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम इरफान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मिनाज भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी तक जिंदा हैं। आपके पुराने साथी फ्रॉम सोल वोमिट कैफे से मुलाकात हुई। आई होप यू योर फैमिली ऑल ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग वेल। मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो, थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि मैं इरफान बात कर रहा हूँ कराची से, योर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम सोल वोमिट। आई होप यू योर फैमिली ऑल इज वेल, ऑल पाकिस्तान इज डूइंग वेल। बस इफी आपको पता हो ना पता हो, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं ताऊ और उनकी बेगम, उन दोनों को कोरोना हो गया है। खैर अल्लाह अकबर, अल्लाह सेहत दे। और मेरी दुआ है आपके शो के जरिए कि तमाम लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा भी जितने लोग हैं उन सबको शिफा दे अल्लाह पाक, इंशाल्लाह। चलें बताइए कि क्या आपके पास जनाब। एक बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि काफी अरसे से ये कारसाज का जो फंड है ना, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास कुछ बड़ी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है अलॉन्ग विद द इंटरव्यू। अच्छा बताइए। खैर पहले मैं पर्सनल अपना कंसाइज एक बताता हूँ आपको। रात के कोई 9 बजे रहे थे, सही, मैं कारसाज के कट से मोड़ रहा था और बिलीव यू इन मी कि काफी लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, मगर अब मैं आपको बताता हूँ। कारसाज का जो पक्का है उसके राइट साइड पे एक छोटा सा दरख्त लगा हुआ है, पेड़, सही। वहां पे प्रॉपर दुल्हन के ड्रेस में मैंने देखी वो, ठीक है, सही। अच्छा, सेकंड मेरे साथ मामला कब हुआ, जब रात के 4 बजे मैं कारसाज रोड की तरफ से गुजरा था। परहैप्स आई वाज कमिंग फ्रॉम अ वेडिंग और दोस्तों के साथ लेट हो गया था। तो उस रोड पे आके मेरी गाड़ी बंद हो गई, जिसमें मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, मौला अली को याद किया, सब बहाल हो गया, मेरी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, मैं चला गया। एक दिन अचानक से एक पुलिस वाले साहब, उनका मैं नाम बोलें तो कोट भी कर दूंगा, नहीं बोलेंगे तो उनको मसला नहीं। बात मैंने उनसे जब ये कारसाज के मामले में बात की तो आप यकीन करें वो ऐसा एक सीनियर पुलिस वाला है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि एक दिन वो बहरिया जो यूनिवर्सिटी है वहां से वो चले ड्यूटी करके, रात का टाइम हो रहा था तो वो वापस आ रहे थे और जैसे ही वो कारसाज के पंखे से थोड़ा सा पहले थे तो वहां पे कोई खातून खड़ी हुई थी। तो रात का चूंकि टाइम ज्यादा था तो इनको लगा कि शायद कोई जरूरत में कोई नीड है, मगर ये जब रोक रहे थे बाइक तो उन्होंने देखा कि कुछ बाइक वाले वहां पे रोक के पहले ही जा चुके हैं। अब ये थोड़ा सा फनी इसलिए लगता है मुझे, और जो पुलिस वाले साहब हैं वो बहुत सीनियर भी हैं और वो झूठ नहीं बोलते और एक नाम है उनका बड़ा। तो एनीवे हुआ कुछ ये कि उन्होंने बताया कि इरफान जैसे ही मैं करीब आया और मैंने उसके सामने आके बाइक रोकी तो उस वो जो भी चीज थी वो थोड़ा सा दूर थी, तो उस पुलिस वाले की थोड़ी सी नजर भी थोड़ी कमजोर थी, चश्मा उसने नहीं पहना होता उसने। कहता है कि मैंने जैसी बाइक रोकी और मैंने कहा जी आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ, तो उसने एक स्टेप आगे लिया। तो अब ये थोड़ा सा और बड़े सीरियस किस्म के बंदे हैं। अब उन्होंने जैसी उसकी मतलब गौर किया तो उनको थोड़ा सा ब्लर फील हुआ। अब इन्होंने फिर से उसको कहा कि मुझे बताएं मोहतरमा, कोई अगर आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, रात का वक्त है, कोई किराए का मसला है, कोई पैसों का मसला है, टैक्सी का मसला है, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब उस मोहतरमा ने सेकंड कदम लेके जब आगे बढ़ी है ना इनके पास, तो इन्होंने बाकायदा उसकी शक्ल देखी है, उसके बाद ना आओ देखा है ना ताओ देखा है, इन्होंने अपनी भी बाइक भगा दी। अच्छा, इससे पहले एक कॉलर का फोन आया था आपके पास, वो कह रहे थे वो मजार के बारे में बात हो रही थी। तो वो मजार वो शाह बुखारी का मजार है और जो उस एरिया में लोग रहते हैं ना, ये वो लोग क्लेम करते हैं कि वो आज तक दिखते हैं इन अ फॉर्म ऑफ यू नो अ लाइटनिंग और कोई लाइट। बट ये बड़ी जबरदस्त एक मिथ एक है इस जगह के साथ कुछ कनेक्टेड नहीं है। तो क्योंकि इरफान मुझे याद है मेरी दादी जो है ना, इस मजार का मुझे कैसे पता चला,
मुझे मेरी दादी से पता चला, मेरी वालदा ने मुझे बताया एक्चुअली, क्योंकि मैं अक्सर उस रोड से गुजरता था, मैंने कभी नोट ही नहीं किया क्योंकि वो पेट्रोल पंप के पीछे इतना छुपा हुआ है, आप गौर से देखें तो पता चलता है अच्छा यहाँ पे मज़ार है, वैसे तो नहीं पता चलता। तो बहुत सालों के बाद मैं शायद मेरी पेट्रोल डलवा रहा था उस पंप से, तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा अरे यहाँ तो मज़ार है, ये क्या है? और वो ना बिल्कुल ही अंधेरा हुआ था, 7-8 बजे की बात थी, मेरी वालदा मेरे साथ थी। तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि भाई ये मज़ार जो है ना, ये मशहूर है कि यहाँ पे जो भी अगर स्किन की प्रॉब्लम होती है तो इस मज़ार में जाके आप इस चश्मा है गर्म पानी का, ठंडे पानी का, उसमें आप नहाएं तो वो सही हो जाता है। अच्छा, मैं क्योंकि उस ज़माने में होता है ना, यंगस्टर होते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये मतलब हमारे सारे जो स्किन के इतने बड़े मसले हैं वो इस मज़ार में सॉल्व हो जाएंगे, और जो अमेरिका ने और इंग्लैंड ने और इन्होंने इंडिया ने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए वो बेकार हैं, ये फौरन। तो फिर मेरी वालदा ने मुझे बताना शुरू किया कि मेरी दादी जो है वो जाया करती थी इस मज़ार में, और मेरी दादी का कोई वैसे वो नहीं था कि वो किसी मज़ार पे जाएं या इन पे जाएं, लेकिन प्रिसाइसली इस जगह पे जाती थी कुछ वजूहात की वजह से। एक तो ये स्किन पानी का और इसका, फिर उनकी मेरी दादी की बाकायदा मुलाकात हुआ करती थी, जो मैंने अक्सर लोगों से सुना है, एक बुजुर्ग नजर आते हैं उधर, हाँ, सफेद दाढ़ी में एक बड़े नेक से बुजुर्ग, जैसे नमाजी परहेजगार। तो मेरी दादी की बाकायदा उनसे मुलाकात और हम वो गुफ्तगू हुआ करती थी। तो मुझे इस तरीके से इसके बारे में पता है। खैर इरफान, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि इरफान जो है मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और ये एक ऐसी प्राइम लोकेशन पे रहते हैं। और जब मैंने अपने दोस्तों से इनके बारे में बात की, मतलब मेरे एक और दोस्त हैं बचपन के, ताऊ, उनको हम ताऊ कहते हैं, उनका नाम अली काजमी है। तो मैंने उससे बोला कि भाई इरफान की कॉल आती है और वो शो बड़ा शौक से सुनता है। तो ताऊ ने पता है क्या कहा, उसने कहा कि अली इफ़ी के पास सबसे ज़्यादा वाक़यात है क्योंकि इफ़ी के घर में वाक़यात हैं। बिल्कुल ऐसा है। और इसके अलावा एक और चीज, बड़ी मजे की बात, मिनाज भी आपको बड़ी हैरत होगी, ज्यादातर इंसिडेंट पता है उन लोगों के साथ होते हैं जिनके दिल में थोड़ा सा खौफ होता है। से फॉर एग्जांपल किसी दिन कोई बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान को अगर आप रात के टाइम पे शराय फजलों के गुजार दोगे ना कासास की तरफ से, और उसके दिल में डर है, तो ये चीजें सबसे ज्यादा अटैक तब करती हैं जो कोई वनरेबल होता है, जिसको कोई डर होता है। वो हिम्मत के साथ अगर आप कोई दम दुरूद कर लें या अल्लाह का नाम ले लें, तो आपको पता है बुरी चीजें तो वैसे ही भाग जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अपने अपार्टमेंट के बारे में बताओ लोगों को भाई। अपार्टमेंट यार बस कुरान खानियां करवाई, सब सेट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बट ये कि वही वाली बात वापस से आ जाती है, जब आप नापाक रहते हो, आप अल्लाह का जिक्र नहीं करते, आप कुछ मतलब 3 चीजों से दूर हो जाते हो और बुरी चीजों के करीब आ जाते हो, तो इस तरह की चीजें अक्सर होने लगती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मगरिब के टाइम कहते हैं कि यार रोशनी कर दिया जाए, तो कितने सारे आपके कॉलर्स फोन करते हैं और कहते हैं कि उनकी बालकनी में अंधेरा था, यहाँ पे अंधेरा था। तो ये बेसिक रूल्स है जो कि आई थिंक हर किसी को फॉलो करने चाहिए। आई थिंक उसके बाद कुछ नहीं होता। लेकिन अपने अपार्टमेंट का नहीं बताना चाहोगे? अपार्टमेंट का मेरे साथ हुआ था, इट वाज लॉन्ग टाइम बैक बट नॉट सो लॉन्ग, कि मैंने देखा था प्रॉपर एक, अब ये नहीं मैं इंटरप्रेट कर सकता कि वो कोई चुड़ैल थी या वो क्या थी, बस वो जो भी थी एक इमेज था कि आप इमेजिन करें कि आपके सामने सफेद कलर के सलवार कमीज में कोई आ जाए जिसके पूरे बाल मुंह पे हों, और उसका जो ड्रेस है व्हाइट कलर का वो इतना ब्राइट हो कि ट्यूबलाइट हो, और वो बस उसके हाथ और उसकी शक्ल इतनी ब्लैक हो कि आप समझ जाओ कि भाई ये कोई इंसान तो हो नहीं सकता। एंड एक्सक्लूसिवली जब आपको पता हो कि आपके छोटे बड़े बहन भाई जो हैं वो इस तरह के ट्रिक्स आप पे प्ले नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं आपके साथ,
और फिर अचानक से इस तरह का वाकया हो। तो हुआ है, काफी सारे वाकयात हुए हैं। और ये जो एरिया है ना, ये मैं आपको पूरा बताऊं, ये जो पूरा एरिया है, चूंकि अगर आप कारसास की बात करें तो वहाँ पे अभी किसी कॉलर ने आपके बताया कि वहाँ पे कब्रिस्तान भी है, एंड देन फिर वो एरिया वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स, और फिर रेलवे ट्रैक्स की अगर आप उस जगह की हिस्ट्री मालूम करें उसी जगह की, तो आपको ये पता लगेगा पिछले 15-20 साल के अंदर वहाँ पे लोगों ने सुसाइड भी किए हैं बहुत ज्यादा ट्रेनों के नीचे आके। अच्छा। तो डेफिनेटली ये चीजें फिर फैलती हैं। इनफैक्ट ये वाला जो एक एरिया है ना, मैं आपको बताऊं, वो जो मजार है ना, मजार, एग्जैक्टली मजार पे अगर खड़े हो तो रोड अक्रॉस एक कॉलोनी बनी हुई है, उसका नाम है सिंगल स्टोरी कॉलोनी। सही। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब लोगों से सुनने को मिलता है। इनफैक्ट वहाँ पे एक जगह है, वो तो इतनी ज्यादा मतलब भारी है, इतनी ज्यादा भारी है कि यू वोंट बिलीव कि अगर मैं भी कभी चला गया ना वहाँ पे, तो मतलब एक आपके अंदर एक खुद फीलिंग आती है दैट यू कांट स्टे देयर। अच्छा। हाँ, तो देखना चाहे आए, मोस्ट वेलकम। अच्छा है, मजा आएगा यार, एक्सप्लोर करेंगे, दोस्तियां करेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे तो कोई मसला नहीं होता किसी की दोस्तियों से। लेकिन आजकल पता नहीं जिन्नात भी कहीं कोरोना की वजह से डरे हुए ना हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल यार, बस वही वाली बात है कि मिनहाज भी एक आखिरी बात मैं कहूंगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है मतलब एड्रेस करना, कि पता क्या, कोई भी जगह होती है ना, उस जगह पे अगर गलत काम होता है, अब देखिए गलत काम किसी भी नौइयत का हो, मगर गलत काम जब होता है ना किसी भी जगह पे, तो वो चीज खराब, वो जगह खराब हो जाती है, भारी होना शुरू हो जाती है। डेफिनेटली फिर ये डोरवेज होते हैं जो खुल जाते हैं। तो ये दिस इज वन प्लेस आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट, जो मजार के रोड अक्रॉस वाली जो कॉलोनी है, यहाँ पे आपको मजा आएगा। चलो डन है, फिर करते हैं किसी दिन प्लान। डन है। वेरी वेरी गुड शो, आई लव योर शो, यू नो listening to your show always. God bless you, God bless Pakistan. Assalamu alaikum to everyone. Thank you, ख्याल रखिएगा। Thank you Minaj ji। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने शो के लास्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, कैसे हैं आप? मेरा नाम नजीब अहमद बलोच है और मैं दुबई में रहता हूँ। मुझे यहाँ 1 साल हो गया है। बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची। ये बात 2017 की है, जब मैं कराची में था और अपनी नानी के यहाँ मलीर शिफ्ट हुआ था पढ़ाई के हवाले से। जिस रास्ते से मैं कॉलेज के लिए गुजरता था वो मलीर नदी से होकर मेरे कॉलेज की तरफ जाती थी। एक दिन मैं रात को बैठा फोन यूज कर रहा था अपने घर के हॉल में और सब सो रहे थे, तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास से कोई एक काला साया तेजी से गुजरा है। क्योंकि हॉल की लाइट्स ऑफ थी और मेरा फोकस मोबाइल स्क्रीन पर था, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहरहाल मैंने इग्नोर किया और फिर से फोन में लग गया, तो क्या देखता हूं कि एक ब्लैक शैडो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट जैसे बैठा हुआ हो और मुझे गूज बम्स आना शुरू हुए। तो मैं फौरन उठा वहां से और रूम में आ गया। जब सुबह उठा तो मेरी आंखों पर उस चीज का असर हो गया था, मतलब कि एक तरह से ये चीजें इंसान के अंदर आ जाती हैं, लेकिन मेरी नजरों पे इसका असर था, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। पर हाँ, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता था। उस वक्त तो मेरी नानी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझे किसी मौलवी, आमिल या जो इन चीज़ों पर काम करते थे उसके पास ले गई, जिसने कुछ ऐसा अमल बताया जो कि यूजुअली हिंदू मजहब के लोग करते हैं इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। जब मौलवी ने वो प्रोसीजर्स बताए तो हमने वैसे ही किया
तो मामला ठीक होने के बजाय और ख़राब हुए, और वो जो भी चीज़ थी उसे इस चीज़ से और भी ज़्यादा ताकत मिली, जो कि बाद में मेरे लिए अज़ाब बन गई। रात को सोते हुए मुझे मेरी पीठ पर पंचेस पड़ना था, जैसे डेली का काम हो गया था। एक रात मैं अपने बिस्तर पर सोया था, जब आँख खुली एक काली सी औरत, जो पूरी की पूरी काली थी, मुझे घसीटकर बाथरूम की तरफ ले जा रही थी, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, तो मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया। जब लफ्ज़ अल्लाह मेरी ज़बान पर आया तो इस चीज़ ने मेरा गला पकड़ लिया ताकि मैं पढ़ ना सकूं। उसके बाद मुझे होश नहीं क्या हुआ, मगर जब मैं होश में आया तो मैं वॉशरूम के पास लेटा हुआ था, क्योंकि ये गंदी गलीज औरत जिन थी। ये मेंशन मत करना हर रोज़। अच्छा, बहरहाल जब इतना कुछ करने से कुछ नहीं हुआ तो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे दोबारा मेरे घर बुला लिया। वहाँ भी इलाज किया पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन एक ख्वाजा सिरा दोपहर 12 के वक्त हमारे घर के पास मेरी बहन से सदका मांग रही थी। जब मेरी बहन ने उसे पैसे दिए तो उस ख्वाजा सिरा ने मेरी बहन से पूछा कि क्या आपके घर कोई जवान लड़का है जो बहुत परेशान है अपनी बीमारी की वजह से। ये सुनकर मेरी बहन चौंक गई और आकर सीधा मुझे बताया। उस वक्त मैं बेड पर लेटा हुआ था। जब बहन ने मुझे ये सब बताया तो भागता हुआ मैं डोर के पास गया और उनको सलाम किया। फिर उन्होंने मेरा हाथ का एक अंगूठा पकड़ा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी। सिर्फ 5 सेकंड बाद उन्होंने अपनी आंखें ही खोल ली और मुझे कहा कि बेटा, इस शख्स को 2 साल हुए हैं जो तुम पर आई है, मगर पहले कमजोर थी इसलिए पता नहीं चला। जब उसने तुम्हें डराया तुम डर गए, और डर इस शख्स की ताकत और अकेले बैठना इसका हथियार है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ क्योंकि आज से पहले ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी मौलवी ने नहीं दी थी, जो असल हकीकत थी। बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि मैं लाहौर जा रही हूँ दाता दरबार, और आते वक्त अपने साथ एक तावीज़ लाऊंगी, उसे पहन लेना। जब 1 हफ्ता गुजरा तो वो ख्वाजा सिरा दोबारा आई और उन्होंने मुझे तावीज़ दिया, जो मैं 786 रुपए का शुक्राने किया। और यकीन मानिए मिनहाज, जब मैंने वो तावीज़ अपने गले में बांधा तो उसी वक्त मेरा डर, मेरे दिल का ज़ोर से धड़कना और अजीब चीज़ें नज़र आना वगैरह सब ख़त्म हो गया और मैं पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अल्लाह की तरफ से वो मेरे लिए मदद लेकर आई थी। अल्लाह पाक हमेशा उन्हें सलामत रखे। इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने माँ बाप की इज्जत करूं और कभी ऐसे काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़े। अल्लाह हाफिज। ऐसे ऐसे जिंदगी में मौजे होते हैं कि आप जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। पता नहीं, कराची में बहुत सारे लोग जो शारे फैसल पे या तारक रोड पे या कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। मेरे साथ हुआ है, मेरे भाई के साथ हुआ है, एक मेरे दोस्त के साथ हुआ। आप लोग भी कहते होंगे कि सारे वाक़या तो इनके साथ ही होते हैं, लेकिन एक आप शारे फैसल, मैं अपना बताता हूँ। मैं एक दफ़ा शारे फैसल से गुजरा। आप शारे फैसल के बारे में सब जानते हैं कि एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ी से चलती हैं, सिग्नल्स हैं नहीं, ब्रेक लगती नहीं है, तो कोई गाड़ी रुकती नहीं है। एक शख्स को मैंने आते हुए देखा, एक शख्स जिसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल का लड़का होगा वो, और वो एक रोड से दूसरी रोड, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड शारे फैसल को उसने ऐसे क्रॉस किया है पी कार में, जैसे बस बाल बाल बच रहा हो हर गाड़ी से टकराते वक्त। लेकिन और वो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो वो लहराता हुआ, झूमता हुआ, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े तरीके से एक कोने से दूसरे कोने उसने क्रॉस कर लिया। और मैं डर के मारे मैंने गाड़ी अपनी रोक दी, ये सोचकर कि शायद ये कोई
दिमागी तौर पे इसका मसला है या क्या है, फलाना है, देखूं एक्सीडेंट ना हो गया, अल्लाह ना करे कुछ हेल्प की ज़रूरत हो। जब पीछे मुड़ के देखा मैंने तो वो शख्स रोड क्रॉस करके आराम से जा रहा था। खैर मैं चला गया। थोड़े दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ और अपनी वालदा के साथ तारिक रोड पे मौजूद किसी एक जगह पे मेरी वालदा को कोई काम था, तो मैं खड़ा हुआ था गाड़ी में, बैठा हुआ वालदा का इंतजार कर रहा था। तो मैंने देखा एक शख्स दोबारा से वैसे ही बिल्कुल, अब तारिक रोड की बात हो रही है जहाँ पे अगेन बाइक वाले, ये गाड़ियाँ रश तेजी से गुजर रहे हैं। आपको पता है जहाँ मौका मिलता है लोग इधर से उधर हो जाते हैं। वो शख्स उसी तरीके से उसने रोड क्रॉस की है और वो चला गया। अच्छा, ये इस दफ़ा मेरे साथ मेरा भाई भी मौजूद, हम दोनों ने, मैंने कहा यार ये देखो ये शख्स जो है ना, मैंने शायर फैसल पर भी थोड़े दिन पहले देखा तो उसने ऐसी हरकत की थी, इसी तरीके से ये क्रॉस करता है। अजीब, मैं बड़ा फैसिनेट होता था, मुझे लग रहा था कि कोई डांसर है, कुछ है। तो मेरे भाई ने भी कहा कि ये अजीब सा कुछ वॉक कर रहा है, अजीब सी इसकी चाल है, कि मसला है क्या। खैर बात आई गई होगी। महीने 2 महीने बाद मेरा भाई मेरे पास एक दिन रात को ना 10-11 बजे आया, परेशान, भाई बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा अभी मैं अपने दोस्त के साथ ये तार रोड पे नहारी वाला है, उसका नाम क्या है, वहाँ बैठा हुआ नहारी खा रहे, और नहारी खाने के बाद चाय पी रहे बाहर बैठ के। तो कह रहे वही आपको लड़का याद है जो उस दिन हमने देखा था रोड क्रॉस कर रहा था? मैंने कहा हाँ। कह रहे वो लड़का दोबारा से उसी तरीके से रोड क्रॉस करते हुए अचानक से झूमता झामता आया और हमारी टेबल पे आके बैठ गया। हमारे टेबल पे एक कुर्सी खाली थी, उस पर आके बैठा और उसने हमें देखा, उसने कहा मैं पानी पी लूं? तो मेरे भाई ने कहा हाँ पी लो। तो कह रहे उसने ना ग्लास लिया ना कुछ, उसने वही जग लिया और उस जग से गड़गड़ पूरा जग पी लिया। कहते हैं अभी पानी खत्म हुआ, उसने फिर जो पठान था उसको बुलाया, उसको कहा दोबारा पानी भरो इसमें, उसमें फिर पूरा जग भर के दिया, फिर उसने पूरा जग पानी पी लिया। अब वो बैठ गया। ये लोग अजीब से हो गए कि क्या चक्कर है, क्यों ऐसा हो। इतनी देर में जब उसने पानी पिया तो मेरे भाई ने उससे पूछा कि मैंने आपको पहले भी 1-2 दफ़ा देखा है, आप इस तरीके से रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ये खतरनाक है और क्या चक्कर। तो वो उसने कोई कहता है अजीब सी बातें करने लगा, रैंडम बिल्कुल। कह रहे मैं बात कुछ कर रहा हूं, वो कुछ और करने लग गया। कुछ बात करते करते उसने ऐसी बातें करना शुरू कर दी जो इन दोनों की सीक्रेट्स थी, मेरे भाई की और उसके दोस्त की, और उस लेवल की सीक्रेट्स थी कि जो मेरे भाई ने मुझे बताया अपने दोस्त, मतलब उसने वो डिटेल दी थी जो उसके दोस्त उस जगह आने से 1 घंटे पहले उसने किया। उसने ये तक बता दिया था उस लड़के ने, उस शख्स ने। और उसने मेरे भाई को भी बोला कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, तुम एक शरीफ आदमी हो। लेकिन उसके दोस्त को बोला कि तुम अपनी हरकतें सही कर लो। तो मेरे दोस्त, उसके दोस्त ने कहा कि ऐसा क्या किया मैंने? कह रहा अभी जो तुम आधे घंटे 1 घंटे पहले करके आए हो वो सही नहीं है। और ये कह के वो बंदा चला गया और कहता है हमारी आंखों के सामने वो गायब हो गया। वो दिन है और आज का दिन है। मैं हर दफा जब भी शायर फैसल से गुजरता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से वो शख्स नजर आ जाए, मैं उससे बात कर लूँ, देखूं कि क्या है क्या उसके साथ मसला। लेकिन नहीं। अगर आप लोग को भी कभी ऐसा कोई शख्स नजर आए तो मुझे जरूर बताइए ईमेल में, और अगर आप जानते हैं कि कौन है वो तो बिल्कुल बताइए। ऐसी है हमारी दुनिया, अजीब अजीब मिरेकल्स, अजीब अजीब वाकयात, अजीब अजीब अनहोनी कहानियां, जिसको सुनने में जब सुनते हैं तो हमें हंसी आती है, जब हमारे साथ होता है तो खौफ आता है, जब दूसरा बताता है तो लॉजिक्स याद आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी है ये दुनिया, इतनी ही मिस्टीरियस कि आपको नहीं मालूम कि जिस जगह पे आप अभी बैठे हुए हैं
जिसको आपको लग रहा है कि आप शायद अकेले हैं, लेकिन यह आपकी शायद गलत फहमी हो। शायद आप अकेले नहीं, हो सकता है आपको उनकी प्रेजेंस भी फील हो। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।